हर कोई सोचता था कि वह एक नए दुनिया में ई रैंक कौशल वाला एक कमजोर अनाथ है, लेकिन वह सभी पर बदला लेने के लिए उन्हें नष्ट कर देता है। मिमो एक परेशान बच्चा था जिसे अपने पिता की मौत के बाद अपनी मां के नए प्रेमी द्वारा अपने ही घर में परेशान किया गया। बेचारा बच्चा हर दिन पिटाई खाता था और उसे खाने के लिए मुश्किल से कुछ मिलता था। जबकि वह कोने में दुबका हुआ खुद को ढंकता था, उसकी भयानक मां दर्द की चीखों को अनसुनाकर टेलीविजन देखती रहती थी। वह बड़ा होकर अकेला बच्चा बन गया जो कमजोर था और उसके पास आत्मविश्वास नहीं था। वह एक बुरे सपने से जागता है जिसमें उसका सौतेला पिता उसे पीट रहा होता है। जब वह अपने क्लास के बदमाश को सुनता है जिसका नाम शो है, अच्छी लड़की आय के साथ बदसलूकी कर रहा है। वह उसकी किताब छीन लेता है और हवा में लहराता है उस पर लड़कियों के उपन्यास पढ़ने का मजाक उड़ाता है, क्योंकि इस नकारात्मक मूर्ख को यह समझ नहीं आता कि एक लड़की लड़कियों के उपन्यास पढ़ेगी। निमो कल्पना करता है कि एक टीवी कार्यक्रम में वह बदमाशी को कैसे रोकेगा और सभी की प्रशंसा जीतेगा, लेकिन वह जानता है कि वास्तविकता में बस में कोई भी परवाह नहीं करता, और अगर वह उसका समर्थन करेगा तो उसकी कमजोर काया के कारण उसे ही पीटा जाएगा। ज्यादातर लोकप्रिय छात्र शो का समर्थन करते हैं, जबकि बाकी लोग उसका निशाना बनने से बचने के लिए हंसते हैं। शिक्षक बेकार है, सो रहा है, जबकि शो लगातार लड़की का फोन नंबर मांगता है। इससे पहले कि वह समझ पाए, मिमो खड़ा हो जाता है, शो की आंखों में देखकर उससे कहता है कि अय्या को अकेला छोड़ दे। शो हंसता है, उसे मानते हुए कमजोर और सिंप कहता है। तभी किरी, क्लास का सबसे लोकप्रिय लड़का, शो से कहता है कि किताब वापस दे दे। शो आज्ञा मानता है और किताब लड़की को लौटा देता है। फिर यासू एक और नर्ड को तंग करने के लिए आगे बढ़ जाता है। मेमो ये सोचता है कि उसने अय्या के लिए क्यों खड़ा हुआ, जो उसके लिए एक असामान्य कार्य है। लेकिन इससे पहले कि वह इस पर विचार करे, बस में सभी लोग एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। वे सभी पूरी तरह से स्तब्ध हैं, क्योंकि वे एक पूरी तरह से अनजान जगह पर खड़े हैं, जबकि एक आकर्षक देवी पुल के ऊपर खड़ी हैं और खुद को देवी विजी के रूप में परिचय देती हैं। वह समझाती हैं कि हर बार जब एक राक्षस राजा का खतरा उत्पन्न होता है तो एलियन का राज्य बहादुर योद्धाओं को अपने राज्य की रक्षा के लिए एक अलग दुनिया से बुलाता है। 200 साल पहले राक्षस राजा ने लगभग उनके पूरे राज्य को नष्ट कर दिया था, लेकिन कुछ वीर योद्धाओं की बदौलत राक्षस राजा को पूरी तरह पराजित कर दिया गया और पूरी राक्षस सेना नष्ट कर दी गई। दुर्भाग्य से दानव राजा का पुनरुद्धार हो गया है, इसलिए उन्हें इस दुनिया में स्थानांतरित किया गया है ताकि वे नए नायक के रूप में लड़ सकें और दानव राजा का अंत कर सकें। छात्र पूरी तरह से भ्रमित हैं, क्योंकि वे सोच रहे हैं कि क्या वे मर चुके हैं या यह किसी तरह का मजाक है। उनके शिक्षक उन्हें चुप रहने को कहते हैं और निर्देश देते हैं कि वे देवी की बात सुने। मिमो पुरानी वास्तुकला, कवच पहने और भाला पकड़े सैनिकों और सुनहरी आंखों वाली देवी को देखकर खुद को चुटकी काटता है, यह जांचने के लिए कि क्या वह सपना देख रहा है। किरी अंततः बोलता है और देवी से पूछता है कि अगर वे उसके साथ सहयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, जिस पर देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि वह उन्हें उनके विश्व में वापस नहीं भेज पाएगी। किरी पूछती है कि क्या वास्तव में वापस जाने का कोई तरीका है, और वीसी जवाब देती है कि एक उल्टा समन अनुष्ठान है जो उन्हें वापस भेज सकता है, लेकिन उसे पाने के लिए उन्हें दानव राजा को मारना होगा, क्योंकि उन्हें एक विशेष भाग जिसकी आवश्यकता है वह दुष्ट तत्व कहलाता है, जो केवल उसके मरने पर ही प्राप्त होगा। शो उस पर चिल्लाता है कि उसने उन्हें बिना किसी विकल्प के एक नई दुनिया में बुला लिया और मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन विषय घुटने टेक कर उनके राज्य को विनाश से बचाने की गुहार लगाती है। आया बोल पड़ती है और देवी से कहती है कि वे सिर्फ इंसान हैं जो वास्तव में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन विसी वादा करती है कि उनके पास क्षमताएं हैं जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। जो अब भी सोचता है कि यह सब मजाक है, इसलिए वेसाई इसे साबित करने का फैसला करता है और एक युद्धबंदी और एक विशाल दानव कुत्ते को बुलाता है। वह विशाल राक्षसी कुत्ते को छोड़ देती है और वह तुरंत कैदी पर हमला करता है और उसे मार देता है। कुछ लड़कियां इसके डर से घबरा जाती हैं और घुटनों पर गिर जाती हैं, जबकि वीसी राक्षस की ओर देखती है और एक मंत्र पढ़ती है और पूरी तरह से राक्षस को आग की लपटों में बदलकर उसे अस्तित्व से हटा देती है। वह छात्रों को आगे बुलाती है और कहती है कि वे उनकी सुप्त क्षमताओं को मापने जा रहे हैं। एक एक करके सभी छात्र क्रिस्टल बॉल के पास जाते हैं और अपनी क्षमताओं की जांच करते हैं, क्योंकि यह अलग अलग रंगों में चमकता है।
जब विद्वानों की बारी खत्म हो गई तो शो क्रिस्टल के पास आता है और जैसे ही वह अपना हाथ क्रिस्टल के ऊपर रखता है, यह चमकीले लाल रंग में चमकने लगता है। देवी खुश दिखती हैं और दावा करती हैं कि उसके पास ए श्रेणी की कौशलें हैं। अंत में किरीय आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह गेंद पर अपना हाथ रखता है, वह चमकती एक सुनहरी चमक से भर जाती है और विस्फोट करती है। उसके बाद आया आगे बढ़ती है और वह भी एस रैंक होती है, और कुछ और छात्राओं के बाद एक और लड़की आती है जो एस रैंक होती है। गार्ड्स पूरी तरह से हैरान हैं, क्योंकि वीजी समझाती हैं कि एक एस रैंक व्यक्ति भी अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है, लेकिन 3 एस रैंक लोग होना अविश्वसनीय है। आखिरकार मिमी क्रिस्टा के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वह गेंद पर हाथ रखता है, यह मंद बैंगनी रंग में चमकने लगती है। देवी उसे दूसरी बार विचार भी नहीं देती और अगले व्यक्ति को आने के लिए कहती है। मिमो यह पूछने की कोशिश करता है कि उसकी रैंक क्या है, लेकिन वह उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करती है। इसलिए वह दूर चला जाता है, यह समझते हुए कि इस दुनिया में भी वह एक पृष्ठभूमि चरित्र ही रहने वाला है। इसके बाद यासु, जो एक अजीब है, वह क्रिस्टल के पास जाता है जिसके अंदर एक विशेष अंधकारमय शक्ति होती है, जो एक और कुछ समय पहले काले नायक ने कब्जा लिया और सबसे शक्तिशाली बन गया। अंत में सभी अपने आंकड़े जांचते हैं, क्योंकि देवी उन्हें बताती हैं कि उनके पास एक व्यक्तिगत क्षमता भी है जो व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होती है। इससे पहले कि वह उन्हें बताती है कि अब उन्हें एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान करना है, वह सामने मिमो को बुलाती है और उसे तुरंत एक गार्ड द्वारा धक्का दिया जाता है। वह उसे एक अंधेरी गड्ढे में भेजती है और दावा करती है कि मिमो ई रैंक है, जो पूरी कक्षा में सबसे नीच है। ऐतिहासिक रूप से ई रैंक वाले लोगों ने बहुत परेशानी पैदा की है, इसलिए उन्हें आमतौर पर मार दिया जाता है। लेकिन चूंकि इस बार उन्हें इतने अद्भुत नायक मिले हैं, वह ई रैंक वाले को अपने जीवन को बचाने का मौका देगी और उसे परित्यक्त खंडहरों में भेजा जाएगा, जो एक दूरस्थ काल कोठरी है जहां अपराधियों और दानवों को भेजा जाता है। वह उसे बताती है कि अगर वह जीवित रहने में कामयाब रहता है तो वे उसे अकेला छोड़ देंगे और उसे जीने का अधिकार मिल जाएगा, अन्यथा वह अपनी जिंदगी को अलविदा कह सकता है। नेमो बहस करने की कोशिश करता है, यह दावा करते हुए कि वह बेहतर हो सकता है, लेकिन देवी जवाब देती है कि वह असफलता की श्रेणी में आता है, जिसका मतलब है कि उसके आंकड़े इतने कम हैं कि कड़ी मेहनत के बाद भी वह बेहतर नहीं हो सकता। वह गुस्से में आकर देवी से कहता है कि उसने कभी यहाँ आने का विकल्प नहीं चुना, उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध बुलाया गया था और अब उसे बेदखल किया जा रहा है। लेकिन किरी उसे बीच में ही रोक देती है और कहती है कि वह सबका समय बर्बाद कर रहा है, क्योंकि लड़कियां पहले से ही थकी हुई हैं, जबकि सभी उससे सहमत हैं। मीमो जमीन पर गिर जाता है, पराजित। जब योसू उसके पास आता है तो मीमो को वह समय याद आता है जब उसने यासू की मदद की थी, जब उसे धमकाया गया था। लेकिन यासू उसे मना कर देता है और कहता है कि एक ई रैंकर को अपने उच्च अधिकारियों से अधिक सम्मानजनक ढंग से बात करनी चाहिए। मीमो सारी आशा खो देता है जब देवी अनुष्ठान शुरू करती है और एक चमड़े का बैग उसके विशेष वस्त्र के रूप में फेंकती है, जो पूरी तरह से बेकार है। आय अपना बचाव करने की कोशिश करती है, यह कहकर कि यह गलत है, लेकिन अत्यधिक निराश होकर वह अपनी बांह उठाता है और देवी पर पंगु बनाने वाला मंत्र चलाता है, जिसे वह आसानी से रोक लेती है और मिमो को हारने वाला कहती है उसके ई रैंक वाली कौशल से उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करने के लिए। किरी भी अपनी मंत्र विधि का प्रयास करता है, जो एक बड़ा अग्निगोला बना देता है। जैसा कि वह दावा करता है कि वह बस मंत्र में थोड़ी सी मना डालकर जांच कर रहा था। सभी मिमो जैसे बेकार व्यक्ति और अपने बीच शक्ति के अंतर पर हंसते हैं, जबकि मिमो केवल अपने सिर को नीचे कर लेता है और उसके गालों पर आंसू गिरने लगते हैं। वह याद करता है कि उसका छोटा स्वरूप कैसे रोता था, जब अचानक उसकी आत्मा उसे कहती है कि अच्छे व्यक्ति की तरह अभिनय करना बंद करो और उन्हें अपने दिल का असली स्वभाव दिखाओ, वह स्वभाव जिसे तुम इतने लंबे समय से दबाने की कोशिश कर रहे हो। नेमो अंततः सब कुछ छोड़ देता है जब वह नफरत भरी आंखों से देखता है और देवी को बताता है कि वह एक गंदी लड़की है और उसे चेतावनी देता है कि अगर वह कभी जीवित लौट आया तो उसके लिए तैयार रहे। वह तुरंत एक अंधेरी गुफा में पहुंच जाता है जहां वह अपनी स्थिति खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कम रोशनी के कारण असफल हो जाता है। वह चमड़े की थैली में कुछ मना डालता है और रत्न चमकने लगता है, जिसे वह गुफा में चलते समय एक लालटेन के रूप में उपयोग करता है। अचानक उसे एहसास होता है कि वह कंकालों पर चल रहा है, जो उसे डरा देता है। वह सोचता है कि आखिर इन सभी लोगों को क्या मार सकता था। तभी एक राक्षस उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे वह मुश्किल से बचता है और दौड़ने लगता है।
राक्षस उसका पीछा करने लगता है जबकि मिमो पूरी ताकत से दौड़ता है, सोचते हुए कि क्या उसे मुड़कर लड़ना चाहिए। लेकिन उसका दिल जानता है कि स्तर का अंतर इतना बड़ा है कि वह जैसे ही रुकेगा मर जाएगा। वह डर के कारण रोने लगता है और फर्श से निकली एक चट्टान से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। वह अपनी मौत को उसके चेहरे में देखने के लिए मुड़ता है, जबकि उसके जीवन के प्रति निराशा उसके शरीर पर हावी हो जाती है। जैसे ही राक्षस उसे मारने वाला था, मिमो अपनी जान बचाने के लिए अंतिम प्रयास करता है और लकवा मारने वाला जादू चलाता है, जो उसकी अपेक्षा के विपरीत वास्तव में राक्षस को वहीं जड़कर देता है। वह तुरंत उठता है और भागने लगता है, लेकिन जल्द ही वह गुफा के अंत में पहुंचता है जहां एक और पक्षी दानव उसे मार देने के इरादे से उसके पास आता है। मिमो तुरंत ही फिर से अपना हाथ उठाता है और लकवाग्रस्त मंत्र का उपयोग करता है, जो दुश्मन को फिर से फ्रीज कर देता है। उसे एहसास होता है कि यह कोई संयोग नहीं था और उसका मंत्र वास्तव में काम करता है, लेकिन वह थकान महसूस करने लगता है। इसलिए वह अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसकी मना लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। उसे एहसास होता है कि उसके पास एक और कौशल बचा है, इसलिए वह राक्षस पर जहर का जादू चलाने की कोशिश करता है, जो बहुत अच्छी तरह से काम करता है क्योंकि राक्षस काला होने लगता है और उसके शरीर से खून बहने लगता है। नाइमो गुफा की जमीन पर बैठकर सोचने लगता है कि उसके जादू इन राक्षसों पर इतने प्रभावी क्यों हो रहे हैं। तभी अचानक वह अपने पीछे कुछ सुनता है। वह मुड़ता है और देखता है कि मिनोटॉर दानव ने जादू को तोड़ दिया है और मिमो पर जानलेवा हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन इस बार भागने के बजाय उन सभी के लिए नफरत जो उसे बुरा समझते थे वापस आ जाती है, और पूरी तरह से थक जाने के बाद भी वह अपने हाथों को राक्षस की ओर उठाता है, यह ठानकर कि अब से वह अपने जीवन को जीने के लिए मारेगा और राक्षस को चुनौती देता है कि उससे लड़े, यह जाने बिना कि वह इस बार बच पाएगा या नहीं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस नए एनीमे को देखें जो एक कमजोर सैलरी मैन के बारे में है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली एडवेंचरर बन जाता है।